हेलो बच्चों, कैसे हो आप। काफ़ी दिन के बाद आज मेरा वीडियो आ रहा है। इसकी वजह भी है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे वीडियो का, क्योंकि मैं चला गया था बोर्ड की कॉपी चेक करने में, हाई स्कूल और इंटर की। तो एक हफ्ते के लिए वहाँ पे बिजी हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में असमर्थ रहा हूँ। तो लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप इसको देखते रहेंगे। तो जो बोर्ड की कॉपी चेक हुई है, अब उम्मीद है कि 15 से 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं और इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ पास हों और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। तो बहुत सारे कॉपियों में बहुत सारे लोग पैसे रखे थे, बहुत सारे लोग शेर व शायरी किए हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग पैसों को कॉपियों में ना रखें, शेर व शायरी ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शिक्षकों पर जो कॉपी चेक करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे 12th का, उसमें कॉपियों पे पैसा या कुछ ऐसा कुछ ना लिखें जिससे कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। तो चलिए अब टॉपिक पे हम लोग आते हैं। टॉपिक मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस को हल कर चुके थे, 5 क्वेश्चन, और 6वां क्वेश्चन के बारे में हमको जानना है। तो 6वां क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन आपका है, ये जो लिखा हुआ है इसमें ठोस जल है, एथिल अल्कोहल, डायथिल ईथर और मीथेन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन साइड में है, आप देख सकते हैं। उसमें कह रहा है कि किसी क्रिस्टल का स्थायित्व उसके गलनांक के परिणाम पर निर्भर करता है। इस तथ्य पर अपने विचार व्यक्त करें। ठोस जल, एथिल अल्कोहल, डायथिल ईथर तथा मीथेन के गलनांक दिए हुए हैं। इन अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल के विषय में आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो होता है कुछ अलग टाइप का होता है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर इसमें क्या देना है? इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये दिए हुए हैं आंकड़े, ठोस जल का गलनांक दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल का गलनांक दिया हुआ है, डायथिल ईथर का गलनांक दिया हुआ है और मीथेन का गलनांक। ये पूछ रहा है कि इनकी व्याख्या अंतर आणविक बल के आधार पर की जाए और ये बताया जाए कि इसका गलनांक क्यों अधिक है, इसका गलनांक इससे कम क्यों है, इसका और कम है, इसका और कम है। इसमें लगभग दोनों का गलनांक बराबर है, थोड़ा सा फर्क है, 155.7 का और 156.8 का। तो लगभग ये दोनों इक्वल में है, थोड़ा सा अंतर है। और इसी के बारे में हम लोगों को बात कर रहे हैं। तो अगर इसका आंसर देना है, कैसे इसको व्याख्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके बताने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए क्या है, ये पूछ रहा है कि ठोस जल का गलनांक एथिल अल्कोहल, डायथिल ईथर और मीथेन से अधिक क्यों है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर एक लाइन में अगर देना होगा तो यही है कि जल का जो गलनांक होता है वो अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यही मेन आंसर है इसका। आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O, और H2O में O और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है, H और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब
जितना अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरह इधर भी ये काम करेगा, वही इस पर एक और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, दूसरे के पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगता है। तो यही काम यहां पर भी होगा, यहां माइनस यहां प्लस। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जा रहा है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज या आंशिक धनावेश जिसको कहते हैं, इस पर आंशिक धनावेश तो इस पर आंशिक ऋणावेश। अब ये दोनों एक दूसरे के, ये मॉलिक्यूल जो है ये पहले जल का मॉलिक्यूल है और ये दूसरे जल का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। कैसे अटैच हो रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और बहुत ही प्रबल बॉन्ड काम करता है, बहुत प्रबल अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, और यही वजह है कि गलनांक इसका थोड़ा अधिक हो जाता है। 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखना चाहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब जानते हैं ठोस को अगर जल में परिवर्तित करना लगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो हो जाता है। बात करें एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल का जो गलनांक होता है वो 155.7, बहुत ही कम, इससे बहुत ही कम होता है। डिग्री सेल्सियस में अगर देखेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो अब इसमें क्या, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का कमाल है, लेकिन इतना हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं करता जितना जल में काम करता है। आप देख रहे हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र है, और दो एथिल अल्कोहल अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन उतना बढ़िया अच्छा बॉन्ड, प्रबल बॉन्ड नहीं बनता है जितना H2O के बीच बनता है। यही वजह है, दोनों में बनता है, लेकिन इसमें प्रबल रूप से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें दुर्बल रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। या कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इसमें कम होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या अधिक होती है, तो इसकी वजह से गलनांक इसका अधिक हो जाता है और इसका कम रहता है। डायथिल ईथर की बात करें तो डायथिल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा ये ध्रुवीय द्विध्रुव टाइप के बॉन्ड बनाते हैं या अट्रैक्शन करते हैं। द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव जिसमें उत्पन्न हो जाए, जहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए। द्विध्रुव का मतलब डायपोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और डायपोल का मतलब जिसमें दो पोल हो। तो कैसे डायपोल बनेगा? जैसे आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल है आपका, ये मॉलिक्यूल आपका डायथिल ईथर का सूत्र है C2H5O, ये डायथिल ईथर है। इसमें दो पोल नजर आ जाते हैं, दो पोल क्रिएट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाता है, इसी तरह ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाता है, जिसके वजह से ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही काम होता है, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, अगर सबको हटा दें तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या दूसरा करके देखें, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे के बीच यहाँ पर भी अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जानते हैं आप, एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं। तो ये द्विध्रुव बना, ये भी द्विध्रुव बना, इसलिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो द्विध्रुव टाइप का अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अंतर आणविक बल द्विध्रुव टाइप का बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का अंतर आणविक बल काम कर रहा है। अब करते हैं मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4, और CH4 एक टाइप का, आप जानते हैं मेथेन एक गैस है, जल में भी काम करता है, जल में भी रहता है, उसको कंप्रेस कर दे तो इसका गलनांक बहुत ही कम या सबसे कम कह सकते हैं होता है। अब देख रहे हैं 90.5 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ही कम, 273 से घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 90.5 केल्विन इसका गलनांक होता है, और ये सबसे चारों में तुलना करें तो सबसे कम है। और इसकी वजह यही है कि यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, मतलब करता भी है तो बहुत ही कम, एक
अट्रैक्शन फोर्स का नाम बता रहे हैं, वांडरवाल फोर्स होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे 11th में, वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच बहुत ही हल्का फुल्का टाइप का ये बॉन्ड है, ठीक है। तो CH4 बहुत सारे CH4 आपको मिलेंगे, और इनके बीच, इन अणुओं के बीच वांडरवाल फोर्स का काम करता है, वांडरवाल बल का काम करता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ने में बड़ी आसानी होती है और बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये टूट जाते हैं, इसलिए इसका गलनांक भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा करके कि कैसे कैसे इसमें इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, इसमें भी इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो H2O में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल रूप से काम करता है, जबकि एथिल अल्कोहल में थोड़ा कम हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। और डायथिल ईथर की बात करेंगे तो द्विध्रुव टाइप का अट्रैक्शन लगता है या आणविक अट्रैक्शन बल लगता है, जिसकी वजह से ये जल की अपेक्षा कम ही यहाँ अट्रैक्शन दिखाते हैं। और मेथेन में वांडरवाल फोर्स का काम करता है, जो कि बहुत ही क्षीण फोर्स है, बहुत ही कमजोर बल है, और ये कम टेम्परेचर पे ही टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका गलनांक सबसे कम हो जाता है। तो ये 6वां क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 7वें क्वेश्चन आपका है अंतर स्पष्ट करना है। 7वां क्वेश्चन, अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में किस प्रकार विभेद स्पष्ट करेंगे। पहला 3 है, तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। पहला कह रहा है हेक्सागोनल सममित संकुलन, मैंने HCP आपको पढ़ाया होगा, HCP और CCP। तो हेक्सागोनल सममित संकुलन को HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और क्यूबिक सममित संकुलन जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मतलब कि HCP और CCP इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये आपको आंसर आपको मिल जाएगा, जाकर के आप देखेंगे 8वें पेज पे और 9वें पेज पे आप जो नोट्स बनाए हैं, जो मैंने नोट्स दिया 8वें 9वें पेज पे अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ HCP और CCP आपको बताया गया है अच्छे से, या वीडियो में भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप उनका अंतर लिख सकते हैं, पढ़ करके उसको देख करके। उसमें बहुत सारे अंतर हैं। HCP में ABB टाइप का बनता है क्लोज पैकिंग, जबकि CCP में ABC टाइप का क्लोज पैकिंग बनता है। तो आप पढ़ेंगे उसको बहुत आसानी से, उसमें अंतर 2-3 अंतर आराम से मिल जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टल लैटिस तथा यूनिट सेल में क्या अंतर है। आप क्रिस्टल लैटिस जानते हैं, यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल से ही बना क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो एक छोटा सा पार्ट यूनिट सेल का होता है। यूनिट सेल एक छोटा सा पार्ट होता है। इसको रिपीट करने पे, बहुत सारे रिपीट करने पे यूनिट सेल को क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो वहां आप ये दूसरे पेज पर है, इसको आप देख लीजिएगा, उसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, ये भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा है चतुष्फलकीय रिक्त तथा अष्टफलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय में टेट्राहेड्रल वार्ड्स के बारे में और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स के बारे में आपको पेज नंबर 9 में या 8 में आप जाकर के वहां पे अंतर स्पष्ट किया गया है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन यही है, आप इसको देख लीजिएगा। और 8वें क्वेश्चन में कह रहा है जिन जालकों में प्रति यूनिट सेल कितने जालक बिंदु होते हैं। FCC BCC में ये पूछा है कि कितने जालक बिंदु होते हैं। तो जालक बिंदु का मतलब जहां पे पार्टिकल्स उपस्थित हैं, जहां पे पार्टिकल्स उपस्थित हैं वही जालक बिंदु है, ठीक है। तो FCC का स्ट्रिक्ट जानते ही हैं। FCC में अगर बना के दिखाया जाए FCC की बात करें, ये हमारा यूनिट सेल। और FCC यूनिट सेल कैसा होगा? FCC में आप जानते हैं फलक
पूरा नाम एफसीसी को बताएं। फ्लक्स या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कोनों पर उपस्थित पार्टिकल्स है। और फलक केंद्रित में क्या होता है, फलक पर भी, फलक के केंद्र पर भी पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। इधर हो गया, इस ऊपर हो गया एक, पीछे की तरफ एक होगा, नीचे की एक सामने की तरफ होगा। तो कुल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक इसका, सॉरी, ठीक, 1 2, एक इसका, एक सामने का। ये हो गया आपका फलक केंद्रित यूनिट सेल। तो आप देख रहे हैं कितने सेंटर हैं, कितने पार्टिकल्स आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कोनों, 6 7 8 कोने हैं और 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के जो लैटिस पॉइंट होगा यहाँ पे वो 8 6 14 हो जाएगा। मतलब कि एफसीसी में लैटिस पॉइंट 14 होंगे। एफसीसी में जालक बिंदु 14 होंगे। और बीसीसी की बात करेंगे तो बीसीसी में आपका एक सेंटर में आ जाएगा मॉलिक्यूल, और 8 1 9। बीसीसी की बात करेंगे तो कितने लैटिस पॉइंट, 9 लैटिस पॉइंट होंगे। तो आप इसको कर लीजिएगा, एफसीसी में 14 लैटिस पॉइंट और बीसीसी में 9 लैटिस पॉइंट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आप ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहिए। अब जान रहे हैं कि लॉकडाउन में स्कूल तो बहुत मुश्किल है खुलना, देखते हैं कब खुलता है। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।